टैक्स नहीं लगाया, और फिर भी 1400 अरब रुपया हमने रेवेन्यू लेके आए। इस साल हमारा टारगेट था 8000, और आपने क्या किया, पुराने पाकिस्तान चले गए और आपने उठा के कंपनियों 13 कंपनियों पे 10% रेट बढ़ा दिया। और ये इंडस्ट्री जिसमें आप लगाएंगे वो अपने जो चीज़ें बनाते हैं उसके ऊपर अपना कीमतें बढ़ा देंगे। फिर कॉमन, आप कहते हैं कॉमन मैन का कोई असर नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, वो पास ऑन करेंगे। तो 11.5% कैसे होगी एवरेज इन्फ्लेशन? तो आप देख लीजिएगा, ये महंगाई का तूफान आएगा। उसके बाद बैंकों ने अपने रेट्स बढ़ा देने हैं। उससे ये है कि छोटा ताजर, वो छोटी बिजनेसेस, वो बिल्कुल तबाह हो गए। आज जैसे ही इन्होंने ये बजट अनाउंस किया है, स्टॉक एक्सचेंज 2000 पॉइंट से नीचे गिर गई और बंद होगी एक वक्त। और ये लोग अगर रहे और हम इलेक्शन नहीं करवाए हमने, और जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा हाशर ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं शकील रामे साहब, माहिर मईशत हैं। हमारे साथ होंगे जाहिद अतीक चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता 15 दिन से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन गवर्नमेंट ने मईशत की बेहतरी के लिए सख्त फैसलों के नाम पर कोई टैक्स न लगाया हो। इसी सिलसिले में आज भी 2 अहम फैसले सामने आए हैं। गवर्नमेंट ने 13 बड़ी सनतें, जिनमें सीमेंट, आयरन एंड स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल मशरूबात, एयरलाइंस और सिगरेट पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया। साथ ही सालाना 15 से 30 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 1 से 4% इजाफा टैक्स लगाने का भी फैसला किया गया है। नाज़रीन, सुपर टैक्स लगाने के 2 मकासद बताए जा रहे हैं। पहला, मईशत को दिवालिया होने से बचाना, और दूसरा, आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर गुर्बत में कमी लाना है। इस सुपर टैक्स के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और एक भगदड़ मच गई। 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की मंदी देखने में आई। दूसरी तरफ PTI सुपर टैक्स की भरपूर मुखालफत कर रही है और ये खदशा जाहिर कर रही है कि सनतकार टैक्सेस का बोझ आम आदमी पर पास ऑन करेगी और इससे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। जाहिद अतीक चौधरी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये जो सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है, मज़ीद नए टैक्सेस में इजाफा किया गया है, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि इससे हम हदफ भी पूरा करेंगे और मईशत को दिवालिया होने से भी बचाएंगे। आपके ख्याल में अब ये जो बड़ी बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगेगा, इसको टैक्स नेट में किस तरह से गवर्नमेंट लाएगी? क्या इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म है? और आप समझते हैं कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है टैक्सेस का हदफ पूरा करने का, आम आदमी को रिलीफ देने का, वो इससे पूरा हो सकेगा? मईशत को फ़ायदा होगा इससे? थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो सुपर टैक्स आया है, ये गवर्नमेंट की एक जो IMF के साथ डीलिंग चल रही है, उसमें जो हमने प्रपोज बजट रखा था 7000 बिलियन का, IMF के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे मुतमिन नहीं थे। उनका ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगले साल के लिए 7400 अरब रुपए चाहिए हैं। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ओरिजिनली हमने 7000 अरब का टारगेट रखा है, ये साबका साल या जो रवाज करंट ईयर हमारा चल रहा है, इसमें 6000 अरब से 1000 अरब पहले ही ज़्यादा के टैक्सेस हैं। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट ने आसान सूरत समझी, वो ये समझी चूँकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं और यहाँ से टैक्स लेना आसान होता है, तो IMF को यकीन दहानी कराई गई कि ये सुपर टैक्स जो है ये हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पोज करके 100% कलेक्ट कर लेंगे और आपका जो असाइन किया हुआ टारगेट है एडिशनल 400 अरब रुपए का, वो हमें पूरा हो जाएगा। अब आप अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की जस्टिफिकेशन पे या गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन पे जाएं तो ये 400 अरब रुपए किसी गरीब आवाम पे खर्च नहीं होने। ये 400 अरब रुपए बुनियादी तौर पे जो आपने साबका कर्ज लिए हुए हैं डेट सर्विसिंग पे, उसके सूद की अदायगी के लिए ये पैसे शॉर्ट हो रहे थे। अब आपका सवाल ये है कि ये पैसे जो हैं इनका इम्पैक्ट क्या आएगा? बुनियादी तौर पे एज ए स्टूडेंट ऑफ टैक्स मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो टैक्सेस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी की आमदनी के तनासुब के हिसाब से उस पर लगने चाहिए। आप सब जानते हैं जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले ही तकरीबन इस मुल्क की जो टोटल टैक्स बेस है उसका 80% बोझ उठाए हुए है और आप उसी के ऊपर मजीद बोझ डालते जा रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि इस सेक्टर से हमें टैक्स आ जाएगा। अगर आप
किसी भी सेक्टर पे टैक्स लगाने जाते हैं तो उनकी प्रोजेक्शंस ख़राब होती हैं, कैश फ्लो ख़राब होता है। वो जो पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए रखा गया है वो पैसा निकल के आपका टैक्सेस में चला जाता है। जब आप टैक्सेस गवर्नमेंट के भरते हैं तो वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो इदारों के अंदर कम हो जाते हैं। जब ये कैश फ्लो कम होगा तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी। जब इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और टर्नओवर मुतासिर होगा तो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलने हैं वो मुतासिर होंगे। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल है, आप एक तरफ से अगर टैक्स भराते हैं तो आप दूसरी तरफ से आपका टैक्स कम हो जाता है। अच्छा, अब या मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी बताता जाऊं कि जो पीएमएल नून की गवर्नमेंट है इन्होंने 2015 के बजट में बैंकिंग सेक्टर पे पहली दफ़ा ये 4% के हिसाब से सुपर टैक्स मुतारफ करवाया। और उस वक्त इसका मकसद ये था कि जो डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं, जहाँ वॉर हो रही थी स्वात वगैरह के इलाके और अनरेस्ट एरियाज, ये बजट उधर लगाया जाएगा। और इसके साथ था कि 300 मिलियन से ज़्यादा, 30 करोड़ से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पे ये टैक्स लगेगा। अब इसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है, चूँकि ये उस वक्त कोर्ट्स में गया और कोर्ट ऑफ लॉ ने भी इस लेवी को वैलिड कर दिया। तो अब चूँकि गवर्नमेंट के पास एक सपोर्ट थी कि इस टैक्स के ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ से भी फैसला इनकी फेवर में आया हुआ था, तो इन्होंने इस टैक्स को स्कोप बढ़ा के 11 मजीद इंडस्ट्रियों पे लगा दिया। लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट के लिए एक सवाल उठता है वो ये है, अगर एक अदारा अपनी 1 अरब इनकम के ऊपर ये जो 10% टैक्स है अदा कर देता है और उसके 4 मालकान है, तो उन मालकान के हाथ में जो इनकम गई वो भी 25-25 करोड़ है, तो फिर दोबारा उनको इस इनकम के ऊपर भी जो डिविडेंड जिसे हम कहते हैं उस इनकम के ऊपर भी उन्हें 15 करोड़ पे ज्यादा होने की वजह से ये दोबारा एक दफा 4% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि अदारों की जो इनकम होती है ये उनके मालकान के हाथ में जानी होती है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉ इंट्रोड्यूस किया है इसमें ये डबल टैक्सेशन है, अदारे भी टैक्स देंगे और इंडिविजुअल्स जब उनके हाथों में 15 करोड़ से ज्यादा मुनाफा जाएगा तो उस आमदनी पे भी टैक्स देंगे। ठीक, अच्छा, ये जो बजट खसारे की क्विकली इस पे भी मैं आपका कमेंट ले लेती हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी। बजट खसारे में आपके ख्याल में कितनी कमी आएगी, क्योंकि टैक्स की शरह 29% से बढ़कर 39% तकरीबन हो जाएगी, तो इसमें फिर आप समझते हैं बजट खसारा कम होगा? ये जो बजट बनता है ये हमारी एस्टिमेशंस होती हैं और इन सारी एस्टिमेशंस और इस बजट के फिगर्स का दारोमदार होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, हमारी ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंस होती है। जिस तरह से हमने देखे जायदाद पे टैक्स लगा दिया, तो जायदाद पे टैक्स जब लेवी किया गया तो उसमें जो गवर्नमेंट ने उसमें जस्टिफिकेशन दी वो ये थी कि क्योंकि जायदाद में बहुत पैसा जाके पार्क हो गया है, वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, तो वहाँ से निकाल के पैसा हम दोबारा इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाना चाहते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आपने इतना बड़ा अटैक कर दिया तो अब कौन पैसा वहाँ से निकाल के वापस लाएगा? जायदाद को भी आपने बंद कर दिया, इधर से रियल स्टेट भी बंद हो गई, आपने इंडस्ट्री पे टैक्स लगा दिया, तो अब ये खसारा कैसे पूरा होगा? ये तो मजीद इजाफा होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो जाहिर है फिर वो टैक्सेस कहाँ से इकट्ठे होंगे? बिल्कुल दुरुस्त। शकील रामे साहब, तो मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जाहिर है कीमत अदा करनी पड़ रही है। अब ये जो सुपर टैक्स सनतों पर लगा है और आपने उसको बड़े अच्छे वजाहत कर दी जाहिद अतीक चौधरी साहब ने भी कि किस तरह से फिर गवर्नमेंट के और बड़े सवाल उठते हैं कि वो फिर कैसे बजट खसारे को भी पूरा करेगी और आगे लेके चलेगी। आपके ख्याल में ओवरऑल मईशत से इसको कितना फ़ायदा होगा? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि आवाम को फ़ायदा होगा इस टैक्स से? देखें, एक बात आप देख लें, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट सिस्टम की जिसमें अभी हम रह रहे हैं, जिसको कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं, जब ये डिजाइन हुआ था इसमें फंडामेंटल चीज थी कि सबको पता था कि इसमें विनर और लूजर्स होंगे और ये आइडेंटिफाई किया गया था विनर जो है लूजर को कंपनसेट करेंगे, यानी कि विनर वो है जो कामयाब लोग जिसको हम कहते हैं बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और लूजर जो थे कि आम सिटीजन्स की जो बात करें जो नहीं ग्रो कर पाए। तो स्टेट की जिम्मेदारी थी कि वो विनर से लेके लूजर्स को वो उसको करेगी, कंपनसेट करेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये प्रोसेस नहीं हो सका। हमारे ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को जो है हमने मुख्तलिफ तरह की उसमें देते थे, मराद देते गए और हम इस स्टेज पे पहुंच गए। अब देखिए बिजनेस कम्युनिटी में भी हम 2 तरह के लोग देते हैं। एक तो ये है कि जिसको हम प्रोडक्शन सेक्टर के साथ अफिलिएटेड है, जिसमें हम कहते हैं इंडस्ट्री है, सीमेंट है, ये है वो है। दूसरा जो रिटेलर जॉब्स करते हैं, मतलब देखिए कोई चीज़ इंपोर्ट की और बेच दी, लाइक हम बात करते हैं ये गाड़ियाँ मंगवाते हैं, असम्बल करते हैं और बेच देते हैं। इसकी कोई यानी कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट नहीं करते, बल्कि ये पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व पे एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। अब ये था। अब देखें अगर गवर्नमेंट का जो हम देखें तो अगर तो हम कैपिटलिस्ट सिस्टम के हिसाब से देखें तो उनकी ये जस्टिफिकेशन बनती है कि अभी हम लूजर्स को कंपनसेट करना है। मगर बात दूसरी ये है कि अगर गवर्नमेंट को वाकई इतनी सिंसियर है तो जो लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने यानी पीटीआई की गवर्नमेंट के लास्ट ईयर में
हुकूमत पाकिस्तान ने 1.7 ट्रिलियन रुपीस की एग्जम्पशंस दी थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो थे कि यानी कि 527 बिलियन जो रुपीस थे वो इंपोर्टर्स को उसको एग्जम्पशंस दी गई थी, डिफरेंट तरह की सब्सिडीज दी गई थी। अगर हम वही यानी कि 1.7 की जो एग्जम्पशंस हम वापस ले लेते हैं तो हमें नई टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस साल जो हमारा टैक्स हम कहते हैं 6 बिलियन है, ट्रिलियन है, तो हमें 7.4 का करना है, हदफ अचीव करना है। तो अगर वो एग्जम्पशंस को हम कम करते हैं तो हम वैसे ही वहां के वहां पहुंच जाएंगे। एक चीज, दूसरा आप देखें जो कि इस बार गवर्नमेंट ने एक पॉइंट आउट किया है कि लास्ट ईयर जो था कि 1.2 ट्रिलियन रुपीस के लोगों ने एक दूसरे को तोहफ दिए, बड़े लोगों ने। अब देखिए एक 1.2 ट्रिलियन, तो इसमें अब ये नजर ये आ रहा है कि इसमें ज्यादा तोहफ नहीं थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, उन पर टैक्स बचाने के लिए ये यानी कि इसको ऐसे उन्होंने ऐसे एक्टिविटी की। अब अगर हम गवर्नमेंट को देखते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए पहले तो कंजम्पशंस को एलिमिनेट करे, और दूसरी बात यह है कि हमारी लार्जेस्ट जो कि इंडस्ट्री है इस वक्त हमारे पास वही कैश काउ है, बाकी हमारे पास कोई यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर नहीं है पाकिस्तान में। एग्रीकल्चर को देखें तो वहाँ फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जो सारी पोलिटिकल पार्टीज में बैठे हुए हैं, वो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगने देते, नाम लेते हैं छोटे उसका लेते हैं फार्मर का, मगर टैक्स बड़े खा जाते हैं। इसी तरह अगर जी शकील अहमद साहब, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खासतौर पर शौकत तरीन साहब ने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, ना कि उन लोगों पर आप दोबारा से टैक्स लगा दें जो ऑलरेडी टैक्स पेड हैं। आपके ख्याल में ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सरमायाकारी कम होगी, कारखाने बंद होंगे सुपर टैक्स के लगने से, मईशत अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकेगी। आप समझते हैं कि जो माहिरीन के ये खदशात हैं वो आपके ख्याल में दुरुस्त हैं? ऐसा ही होगा फिर तो ये और क्राइसिस में चले जाएंगे हम? देखिए, जो तो फंडामेंटल जो चीज होती है वो तो टैक्स की आपने जो बेस बढ़ानी होती है, पाकिस्तान में अभी तक नहीं हो सकी। मसलन जो कि मैं देख रहा था 2020 का डेटा देख रहा था, उसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो 19% था टोटल जो पड़े हमारे जीडीपी में, मगर जब इसको हम देखते थे इसका टैक्स में कंट्रीब्यूशन तो 70% था। अगर हम सर्विस सेक्टर को देखेंगे जो 58% है, उसका जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन है ओनली 29% है। यानी कि इतनी बड़ी डायकॉटमी है, अपने सर्विस सेक्टर को वैसे छुट्टे हाथ छोड़ा हुआ है, उसमें आप टैक्स ही नहीं लगा रहे। फिर एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं कि उस वक्त का जो डाटा था उसके मुताबिक 20% शेयर था, अभी तो बढ़ गया है ना, हम जब मैं रीबेस की है 20% था, तो इसका जो टैक्स था वो 1% था ओनली। अब देखिए जो इस बेस को हमने एक्सपैंड करना है, मगर इसमें एक चीज याद रखें कि जो कि ना ये चीजें होती हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप की। अब देखें इंडस्ट्री जो बड़ा बिजनेसमैन है वो तो आपको क्या कहते हैं कि कर सकता है, ब्लैकमेल भी कर सकता है। जैसा यूएसए की बात कर रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो यूएस जो है कि लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को कन्विंस करेंगे जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो एक जैसा होना चाहिए। क्यों? कुछ मुल्क में कम करता है, कुछ ज्यादा करता है, और इंडस्ट्रियल जो होता है बाकी उस मुल्क में चला जाता है जिस मुल्क में टैक्स कम है। इस मौके पर हमें जब समझने की जरूरत है कि हमारा मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल में है, जहां हम कहते हैं कि आम लोग कुर्बानी दें, वहां हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी कुर्बानी देने की जरूरत है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी जो गवर्नमेंट है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री क्रेसी है, जो सारे हैं, इनको भी कुर्बानी देने की जरूरत है। अभी देखें जो इनके जो इस दफा चला बजट आया है, आगे के ये फाइनल बजट नहीं है, क्योंकि अब देखा होगा हर यानी कि नीचे जो टेबल है उसके नीचे लिखा हुआ प्रोविजनल अभी चेंज होगा, तो अभी तो सही बजट तो हम वेट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने 15% दिया है, रेज दिया है सैलरी को। ऑन टॉप ऑफ दैट जो कि कम चीज है, जो कि आप ही की चैनल के हैं शहबाज राना, उन्होंने रिपोर्ट स्टोरी रिपोर्ट की थी और भी लोगों ने किया था कि उसके ऊपर भी उनको अलाउंसेस दिए गए हैं। मैंने पहले ये किया कि जो 4 मुख्तलिफ किस्म के उनके अडहाक थे उनको अलाउंसेस दिए गए थे, उसको परमानेंट यानी कि बेसिक पे का हिस्सा बना दिया। इसका मतलब है कि अब उनकी यानी कि हेल्थ की कवरेज, उनकी पेट्रोल की कवरेज, उनकी तमाम फैसिलिटीज की कवरेज बढ़ गई, कवरेज बढ़ गई। ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक न्यूज है जो अभी डिस्कस नहीं हो रही, सीनियर ब्यूरोक्रेसी को एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया है, जो कि बड़ा हेफ्टी पैकेज है सीनियर ब्यूरोक्रेसी के लिए। अब देखिए, और तीसरी जो है बात है, अब हम रोज देखते हैं कि एक नया वजीर और मशीर जमा हो जाता है कैबिनेट में, और उनके मुराद देख लें। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट जो है कि एज अ होल, हम एज ए नेशन और गवर्नमेंट हम जा किस तरफ रहे हैं। हम दूसरे को अगर गवर्नमेंट को देखें, इसके जितने अभी उन्होंने टफ डिसीजन लिए हैं हमने, वो सारे के सारे गरीब आदमी के लिए हैं, चाहे पेट्रोल की प्राइस हो। जी, मैं सलमान आबिद से एक सवाल इसी पर करना चाह रही हूँ जो आपने पॉइंट रेज किया। सलमान आबिद साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि रूखी सूखी खानी पड़ेगी, अब एक रोटी 4 भाइयों को मिलकर खानी होगी। अभी शकील रामे साहब ने भी 2-3 पॉइंट्स किए हैं रेज। आपके ख्याल में जाहिर है अभी कुर्बानी सिर्फ आवाम से क्यों मांगी जाती है? अपने अखराजात वो बढ़ाई जा रहे हैं, आपने हेल्थ के अलाउंस देने हैं, मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में, और TADA के नाम पर बहुत सारा पैसा इस मद
हुकूमत में खर्च होता है, तो ये अपने अखराजात भी तो उनको कम करने चाहिए, या आम आदमी ही सफ़र करेगा सिर्फ? बहुत अच्छी बात होती कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका और पाकिस्तान का रूलिंग एलीट तबका वो भी एक रोटी को 4 हिस्सों में बांट के खाता, और जो अभी कहा गया कि वो अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करते, अपना हुकूमती साइज़ कम करते, ईवान वज़ीर आज़म, ईवान सदर, ईवान वज़ीर आला, ईवान गवर्नर हाउस जो है उनके अखराजात को कम करते, तो हमें लगता कि ऊपर की क्लास भी जो है ना वो कुर्बानी दे रही है। ये जो फ़ौज दर फ़ौज मुशीरों की, एडवाइज़रों की प्राइम मिनिस्टर साहब भर्ती करते जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इत्तेहादियों को खुश करने के लिए, उससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ जो हैं वो किस तरफ लेके जा रही हैं और किस तरीके से जो फैसले किए जाने चाहिए थे उनसे इनराफ किया जा रहा है। आपको याद है जब बजट आया था तो उस वक्त भी हम सब लोगों ने कहा था ये बजट मुकम्मल बजट नहीं है, इसके बाद मिनी बजट आएंगे और किस्तों के अंदर लोगों को मौतें बांटी जाएंगी। अब आप मुझे बताइए, जब आप किसी इंडस्ट्री के ऊपर या किसी के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे तो वो उस टैक्स का खसारा किससे पूरा करेगा? वो आम आदमी पे ही बोझ डालेगा ना, क्योंकि उसने अपनी जेब से तो नहीं देना। तो जब वो लोगों पे बोझ डालेगा, तो आज खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपना इक्तिसादी टीम के साथ खिताब किया है और फिर इसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की है, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पास अभी रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। तो कैसे वो आप ये पॉइंट उठा रही हैं कि जनाब हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं? लोगों को रिलीफ देना इस वक्त पाकिस्तान का जो रूलिंग एलीट तबका उसका एजेंडा ही नहीं है, वो तो एक मखसूस तबके के बेनिफिशरी हैं। अब आप मुझे बताइए, कल किसने उनको कहा होगा सनतकारों को कि जनाब आज हम आप पे सुपर टैक्स लगा रहे हैं, अपने पैसे निकाल लें, और वो निकाल के आपने पूरी मार्केट को क्रैश कर दिया। तो सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि आम आदमी कुर्बानी दे, भाई बात यह है कि अगर कुर्बानी देनी है तो आपकी तरफ से आनी चाहिए ना कुर्बानी। क्या शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के तौर पे उनके वजीर फौज दर फौज जो है या उनके नीचे टीमें जो हैं, क्या वो वाकई एक रोटी बांट के खाते हैं? या जिस अंदाज की पाकिस्तानी सियासत में लूटमार है और जिस किस्म की करप्शन और बुदनवानी है, उसके ऊपर बैठ के गरीबों के ऊपर नमक छोड़ना। अब देखिए ना, आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाई जा रहे हैं लोगों के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस है आम आदमी के ऊपर, जबरदस्ती जबर की बुनियाद पे आप टैक्स ले रहे हैं। जहां आपको डायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं वहां आप सियासी समझौते कर लेते हैं, वहां आप मुख्तलिफ लोगों को कंपनसेशन करते हैं और अपने सियासी समझौते करके फिर अपनी माशी पॉलिसी। फिर आप देखिए IMF के बारे में, भाई यही तो कहते थे ना कि IMF जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने माहिदा किया वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है, पाकिस्तान के लोगों के मफादात के खिलाफ है। अब जो आप माहिदा करने जा रहे हैं वो कैसे पाकिस्तान के लोगों के मफादात के बिल्कुल उनके मुताबिक है? ये सवाल, ये कॉन्ट्रडिक्शंस है ना। फिर आप कल कहते थे कि जनाब हम तेल की कीमतों में इसलिए इजाफा कर रहे हैं कि IMF के साथ इमरान खान ने माहिदा किया, फिर कहते हैं नहीं वो तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं इसलिए करना पड़ रहा है कभी। अच्छा, फिर आज वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो जो है वो लोगों को रिलीफ देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी मईशत जो है वो एक दलदल में चली गई है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो खुदारा पाकिस्तान में हुक्मरान तबका जो है वो अपना हुकूमती साइज कम करे और लोगों को नजर आए ये जो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां और ये जो एक वजीर आला एक प्राइम मिनिस्टर के साथ 100 गाड़ियों का काफिला जाता है, वो तो आप जख्मियों अपना आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। वो कहते हैं जी हमसे कह रहे हैं कुर्बानी दें और खुद अयाशी कर रहे हैं सारा हुक्मरान तबका। तो मैं ये समझता हूं ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान के अंदर, आप एक तरफ इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपकी जो अयाशियां हैं वो आपकी खत्म ही नहीं हो पा रही, और आप ना अपनी लग्जरीज खत्म कर रहे हैं ना अपना हुकूमती साइज कम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन के साथ आप IMF को बेवकूफ बना लेंगे, आप बाकी लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन इस वक्त मईशत को संभालने का जो उनसे संभल नहीं रही। बिल्कुल आपकी बात है, जाहिर है लोगों ने तो ये देखना है कि उनको रिलीफ क्या मिलता है, आप किसी भी इदारे से क्या मुआहदा करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को। आम आदमी को फर्क पड़ता है कि उनको खाने पीने की अशिया किस रेट पर मिल रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत मुश्किल फैसले इसलिए ले रही है कि ताकि बाद में आसानियां हो। वो जो एक कशकोल लेकर पाकिस्तान फिरता है उसको तोड़ेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ताहिर जावेद मलिक साहब सनतकार हैं, हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए ताहिर जावेद साहब। ये अब 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, इस टैक्स को बतौर सनतकार आप कैसे देख रहे हैं? जाहिर है आपसे आप ऑन बोर्ड थे, ये टैक्स लगाने के लिए सनतकारों को ऑन बोर्ड लिया गया, आप क्या समझते हैं? और आप समझते हैं कि ये जो टैक्स है इससे फ़ायदा होगा आम आदमी को और सनतकार को क्या फ़ायदा नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जब तक टैक्स कलेक्शन एट लार्ज नहीं होगी, हर बंदा अपना अपना हिस्सा टैक्स का नहीं देगा, तो इस किस्म के टैक्सेस आतेंगे और
आपको याद होगा 16-17 में भी ये टैक्स लगा था, उस वक्त 2% था, मगर अनफॉर्चुनेटली इस बार जो इन्होंने 10% लगाया है और इसमें 12 इंडस्ट्रीज हैं, ये मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा टैक्स है, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी 32 किस्म के डिफरेंट टैक्सेस दे रही है। और उस मद में जैसे प्रॉपर्टी टैक्स था, उसके अंदर भी लग्जरी टैक्स लगाए गए, तो मेरे ख्याल में तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है इंडस्ट्री चलाना पाकिस्तान में, क्योंकि हालात जो है वो आप देखें जिस तरीके से डॉलर ने अपने आप को, डॉलर की फ्लक्चुएशन हो रही है, जब तक सॉलिड कोई इनकम, सॉलिड कोई काम नहीं करेंगे तब तक आप इसी तरीके से भड़कते रहेंगे, जब तक कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से हाईएस्ट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे। 32 बिलियन डॉलर आप फॉरेन जो हमारे भाई हैं वो भेजते हैं, वो मिल जाता है आपको। 28 से 30 बिलियन डॉलर आपका एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आ जाता है, उससे टोटल इकोनॉमी लोगों की चल रही है और गुर्बत बढ़ती जाएगी, क्योंकि महंगाई जो है वो तब होती है जिस वक्त आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। प्रोडक्शन का मतलब ये है हमारे जब तक लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा, उनकी सैलरीज प्रॉपर नहीं होंगी, उनको उनके मामला ठीक नहीं होंगे, तो तब फिर ये गवर्नमेंट इसी तरह ही IMF के पास जाती रहेगी, IMF इसी तरह ही हमारे ऊपर डिक्टेशन देती रहेगी। ताहिर जावेद साहब, एक और बुनियादी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। बतौर सनतकार आप समझते हैं कि ये जो 10% टैक्स लगेगा, सुपर टैक्स, ये आप बोझ बर्दाश्त कर लेगी इंडस्ट्री? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा, आप अपना प्रॉफिट ज़ाहिर है वसूल करेंगे? नहीं, मैं बड़ी सीधी सी बात है जी, इंडस्ट्री तो कभी भी, इंडस्ट्री ने कहा जेब से देना है जी। फॉर एग्जांपल आप बात करें सिगरेट्स की, सिगरेट्स वाले की 10% उन्होंने अगले दिन ही प्राइस बढ़ा देनी। आप स्टील में देखें, एक दिन के अंदर 9,000 रुपये पर टन उसकी प्राइस बढ़ी, जैसे डॉलर बढ़ता है ये सारे का सारा आवाम के ऊपर आना, और किसने पे करना है? ऑटोमोटिव में आप देख लें तो प्राइसेस आप अगले दिन ही बढ़ जाएंगी। इसी तरह सीमेंट की बोरी आप देखें कहाँ की कहाँ चली गई। तो इंडस्ट्री जो है तो लोगों की तो कुव्वत खरीद ही नहीं होगी ना, फिर लोगों की कुव्वत खरीद नहीं होगी साहब, तो फिर ये तो इंडस्ट्री भी नुकसान में जाएगी जब कुव्वत खरीद लोग खरीदेंगे नहीं, आप उस पर अगर प्रॉफिट भी लेंगे तो। देखें, बात ये है कि नो डाउट के दराज सब कुछ में भी कि ये जो कह रहे हैं कि जी सिर्फ 12 इंडस्ट्रीज हैं, उससे ज्यादा सुपर टैक्स ले लिया जाएगा, मगर मुंतकली जो है, जो बेसिकली इसकी टिकट डाउन तो इसने नीचे आवाम तक ही जाना है ना, महंगाई तो और होगी इससे। प्रॉफिट, मेरा मतलब है ठीक है प्रॉफिट के ऊपर आपने कह तो दिया है, मगर आफ्टर ऑल उन्होंने भी तो अपने कलेक्शन करनी है ना इंडस्ट्री ने। इस तरीके से ये बैंकिंग इंडस्ट्री क्या बर्दाश्त करेगी कि उनका प्रॉफिट कम हो जाए? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप इससे गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे इंडस्ट्रीज की तरफ से, सनतकारों की तरफ से कि इस टैक्स को कम किया जाए, या क्या ऑप्शंस होंगी आपके पास बात करने ये तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तो हर साल ऐसा ही होता है कि इसके अंदर निगोशिएशन होगी, गवर्नमेंट को बताया जाएगा, हर साल ऐसे ही होता है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक फंडामेंटल इनकम आपके पास नहीं आएगी, आपकी ग्रोथ जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे और इसी तरह हम IMF के पास जाते रहेंगे। ठीक है ताहिर जावेद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। जाहिद अतीक साहब, ताहिर जावेद मलिक साहब की आपने बात सुनी, अब जाहिर है वो तो बर्दाश्त नहीं करेगी, सनत तो वाकई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके सामने ये सवाल रखा था। अब ये सुपर टैक्स वन टाइम टैक्स कहा जा रहा है, एक तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वन टाइम टैक्स किस तरह से होगा? तो वही बात हुई, ये तो फिर इंडस्ट्री अगर टैक्स दे देती है 10%, तो आवाम तो फिर उनका तो कोई हाल नहीं, वो तो कुव्वत खरीद क्या, वो तो देखेंगे ही नहीं उस चीज़ को। फिर देखिए, गवर्नमेंट ने जो ये वन टाइम की बात की है, इसकी बड़ी सीधी सी बात है, चूँकि उनके पास साल ही एक है तो उन्होंने इसलिए एक साल के हवाले से वन टाइम कह दिया है। लेकिन अगर जो हमारे FM साहब हैं वो इस आर्गूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए साथ ये बता देते कि हम अगले साल इस टैक्स को हटा के फलां टैक्स के बदले इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन मैडम, इस पूरी डिबेट में जो हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू को मिस कर रहे हैं, उसकी तरफ मैं आप सब जो है पैनलिस्ट की और अपने नाजरीन की तवज्जो करवाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये टैक्सेस में सारी डिबेट में एक
किसी का फेलियर है, और वो फेलियर है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, FBR का, रेवेन्यू डिवीजन का। इस सारी डिबेट में ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ना FM साहब ने, और ना ही किसी जिम्मेदार शख्स ने FBR से ये प्लान लिया है कि आप ये क्यों नहीं बताते कि जिन लोगों ने इस मुल्क में इतनी दौलत इकट्ठी कर ली और वो टैक्स नेट में आज तक नहीं आए, तो उनसे हिसाब कौन लेगा, और उनसे हिसाब लेने के लिए कोई कानून साजी क्यों नहीं की जाती। ये जो पाकिस्तान में टैक्स गुजार 3 मिलियन के करीब जो टैक्स बेस है, या जिस तरह हमारे सर ने बताया कि बाकी सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस से लोगों से छीन के टैक्स इकट्ठा कर लिया जाता है, तो FBR क्यों खामोश बैठी हुई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वक्त सामने है, गवर्नमेंट के केस को प्लीड करे और इस केस के नंबर्स बताए। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही शेयर नहीं किया कि सुपर टैक्स से टोटल रेवेन्यू कितना आएगा। हमने या एनालिस्ट ने बैठ के बताया कि 400 बिलियन की IMF की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए टैक्स लाया गया है। तो ये FBR जो है, ये FBR की जो जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुल्क में बैलेंस करे। अब आप देखिए कि स्टेट बैंक कहती है 26 ट्रिलियन 26 खरब रुपए की रिटेल यहाँ पे कंजम्पशन है, रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है GDP में, और जो रिटेल सेक्टर का टोटल टैक्स के जो हुजम है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन 5% से भी कम है, और इंडस्ट्री जिसका GDP में 40% है वो 90% तक कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये जो इम्बैलेंसेस हैं, और इस इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए FBR क्या कर रही है, और FBR की जो टीम है, और वहाँ पे जो आपको पता है कि FBR की 25,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं, और ये सारा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा हो जाता है और विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए इकट्ठा हो जाता है। इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों नहीं बात की जाती, और इनके जिम्मेदारान जो है वो क्यों नहीं आके अवाम को बताते हैं कि हम किस जगह पे फेल हैं। हमने बजट में कोई ऐसी कानून साजी नहीं देखी कि वो जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो आपके पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जिसे स्टेट बैंक कहता है 70% तक जो है वो पैरेलल इकोनॉमी है, वो कब इस सिस्टम में आएगी। इस सिस्टम में आएगी तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का बोझ कम होगा, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का बोझ कम होगा तो उसके पास कोई गुंजाइश मिलेगी कि वो अपनी प्राइसेस को कुछ कम करके इंसिडेंट्स कम पास करे और आवाम को कोई रिलीफ मिले। ये ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील रामी साहब, अब वज़ीर ख़जाना तो ये दावा करें कि मुल्क दिवालियापनी तरक्की की राह पर गामज़न है। अगर उनका ये दावा दुरुस्त है तो ये तकरीबन जो रोज़ाना नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, कीमतें बढ़ाई जाती हैं, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है गवर्नमेंट को? देखिए, पहले एक फंडामेंटल चीज़ है जो कि हम नहीं समझ पा रहे, वो ये है कि जो कोई भी स्टेट है जो टैक्स पे नहीं चल सकती, हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी साथ लेके चलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी या कोई और डॉक्यूमेंट आता है, वो सारे टैक्स रेवेन्यू पे जोर दे रहे हैं। अब टैक्स रेवेन्यू की एक हद होती है, उससे आगे आप नहीं जा पाते। मन देखेंगे अमेरिका जैसा मुल्क जो बहुत बड़ी इकानमी, दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, वो जब टैक्स बेस पे चल रही थी, जब कोविड आया तो उसको जो 2 ट्रिलियन रुपीस जो थे कि वो जान के छापने पड़े, उसको प्रिंट करना पड़ा, $ट्रिलियन। इस तरह अगर चाइना को देखें तो उसकी इकोनॉमी स्टेट और एंटरप्राइजेस का जो हिस्सा था नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं, वो 32% था 2021 में, तो उनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। तो हमें यहाँ जो फंडामेंटल चेंज लानी पड़ेगी अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, हमें सिर्फ टैक्स पे नहीं, हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास जान के स्टील मिल है कि जिसको हम फंक्शनल कर सकते हैं। इस वक्त देखें स्टील की कितनी मांग है पाकिस्तान में, नई स्टील मिल्स लग रही हैं, हमारा ML1 बनी, रेलवे ट्रैक बनना है, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बूम है, तो इसमें स्टील की कंजम्पशन होनी है। फिर हम देखें टेलीकॉम सेक्टर जो स्टेट ऑन है, उसको हम देखें तो वहां पर यानी डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, ई कॉमर्स की बात हो रही है और डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो वो भी हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मेरा तो हमेशा से ये फोकस होता है कि हमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को डेवलप करना है। अदरवाइज जो कि बिजनेस होता है, प्राइवेट बिजनेस, वो तो आप देखें हर जगह पे ऐसा ही है, वो कहता है और मराद दो, मुझे कर्जा भी दो, मुझे टैक्स में छूट भी दो, मुझे इसमें भी दो, मुझे वो भी दो। अगर सारा कुछ स्टेट ने उनको प्रोवाइड करना है, फिर उन्हें बिजनेस करना है, तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस क्यों बुरी हैं? फिर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का तो जो पैसा आएगा वो तो लोगों के पास आएगा ना, यानी गवर्नमेंट के पास आएगा, जो गवर्नमेंट खर्च सकेगी। अगर गवर्नमेंट को पैसा होगा तो बिजनेस को एग्जेम्पशंस दे सकेगी। हमें फंडामेंटल जो रिफॉर्म की जरूरत है इस वक्त, वो ये है कि हम अपनी स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दें, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। CPEC की सूरत में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना समझता है कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की क्या अहमियत है इकोनॉमी में, वो खुद स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को चलाता है। तो हम अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के जॉइंट वेंचर्स करके चाइनीज कंपनी के साथ, तो हम उनको रिवाइव भी कर सकते हैं और उनको बिजनेस लाइक भी चला सकते हैं। तो मेरा तो जाती ख्याल है, अगर अदरवाइज ये टैक्स का जो सर्कल है ना,
ये इस तरह ही रहेगा कि कोई भी पे भी देखे ना, हमारे जो हम बात करते हैं टैक्स पे की, यानी कि ईमानदारी से पे करने की, हमारे यहाँ पर ये एक इन्हतात है। अब देखें जो हमारी ज़कात है वो हमारे रिलीजन का हिस्सा है, जिसका हम पता है कि इस्लाम का एक रुकन है। मुझे पता है ऑनेस्टली कितने लोग यहाँ ज़कात देते हैं। अगर हम बद मकाओ की बात कर रहे हैं, अगर हम एक फंड बना दें कि जिसमें सारी की सारी ज़कात आ रही हो और उसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे, जब जमा हो तो पता चलती इतनी फिगर है कि वो सबके साथ शेयर हो रही हो सोशल मीडिया पे, यानी कि नेट के थ्रू, तो उसको हम गुर्बत के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़कात फंडामेंटली हो ही गुर्बत के लिए यूज सकती है, अगर हम गुर्बत को ही खत्म करना चाहते हैं। मगर हमारे यहाँ पर ध्यान नहीं है। हम जो कहते हैं कि स्लोगन लगाते हैं चंद। जी जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सलमान हाफिज़ साहब, जैसे शकील रामी साहब कह रहे हैं, ज़ाहिर है आपको कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, वरना तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। पहले हम जब सरमायाकारों की बात कर रहे थे, कुछ छोटे सरमायाकार भी होते हैं, आपके ख्याल में वो कितने मुतासिर होंगे? और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये मुश्किल फैसले इसलिए ले रहे हैं ताकि ये जो कशकोल लेकर पाकिस्तान बाहर जाता है, ये कशकोल हमेशा के लिए टूट जाएगा। शकील साहब ने भी बात की और रफीक साहब ने भी बात की। बुनियादी तौर पर जब आप बड़े इंडस्ट्रीज को काबू में करने की कोशिश करेंगे तो वो अपना नजला छोटे ताजरों पर गिराएंगे, छोटे ताजर फिर नीचे जाएंगे, यानी एक ट्रिकल डाउन थ्योरी है ना, वो सब लोगों के ऊपर आएगा। तो इसलिए ये कहना कि जी कोई इससे बच जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। फाइनल अल्टीमेट जो नजला गिरेगा, मलबा गिरेगा, इस्तेसाल होगा, वो तो नीचे आम आदमी का होना और साथ साथ छोटा कारोबार भी आपका मुतासिर होगा। देखिए शकील साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात की है। हमारे यहाँ मईशत को रोजाना की बुनियाद के ऊपर दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। जो बुनियादी तौर पर हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए ना मईशत के हवाले से, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, मिड टर्म पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, और खुदारा हमें मईशत के हवाले से पॉलिटिक्स से बाहर निकलना है। ये जो हम अपोजिशन में होते हैं तो कोई एक और पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, हुकूमत में आते हैं तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन सारे के सारे मौजूद हैं, अगर आप उनके पुराने क्लिप्स निकाल के देख लें। तो इसलिए बुनियादी बात यह है कि जैसे इंडिया में हुआ मनमोहन सिंह की हुकूमत में, कि मईशत के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, मईशत के ऊपर हम इसी तरह से आगे चलेंगे और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए हमें एक जामे पॉलिसी चाहिए, हमें FBR के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए, हमें बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी है, हमें इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करनी है, हमें टैक्स नेट बढ़ाना है। इसके लिए पॉलिसी साजी, इसके लिए कानून साजी, इसके लिए रिफॉर्म्स करें ना। अब वो होती नहीं है। अच्छा, अब आप आगे जज्बाती नारे लगाना शुरू कर देते हैं, क्या आइए जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, आइए जी कोई एक ग्रैंड डायलॉग कर ले। तो भाई बात यह है, ग्रैंड डायलॉग किसके ऊपर होगा? क्या आप अपने तौर तरीके बदलने के लिए तैयार हैं? जब रूलिंग एलीट अपने तौर तरीके नहीं बदलेगी, जब वो नीचे वालों पे गिराएंगे तो वो कहेंगे जी पहले आप अपने आप को बदलें। वहां तो कोई बदलना नहीं चाहता। ये जो जमहूरियत के नाम पे हम सारा खेल खेलते हैं, कानून की हुक्मरानी के नाम पे, इसमें सबसे ज्यादा जो तबका एक्सप्लॉइट होता है वो तो वही आम आदमी होता है ना, जिसको हमने ख्वाब दिखाए हुए कि जमहूरियत से इनकलाब आता है, माशी तरक्की आती है। अभी मिफ्ता इस्माइल भी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब आज बहुत रो रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब मैं तो गरीब आदमी को तरक्की दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा, रातों को सोऊंगा नहीं। और भाई रात को आप सोएं, टैक्स ऐसे नहीं इकट्ठा होगा कि आपके जागने से लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे। आप अपने रिफॉर्म्स लेके आए, इदारों को ठीक करें, उसके अंदर पॉलिसी साजी लाएं, उसमें कानून साजी लाएं और उसमें अकाउंटेबिलिटी करें। जब तक आप लोगों को अकाउंटेबल नहीं करेंगे कैसे चीजें आएंगी? जितना वक्त इनके पास है, आप समझते हैं आपने बहुत सारे कामों की लिस्ट दे दी है इनको। देखिए मैं तो पहले ये कह रहा हूं ना, अगर ये एक वक्त थोड़ा है तब भी ये फिर आके लोगों को बताए ना कि हम इस शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसी ही है। ख्वाब आप दिखा रहे हैं बड़े बड़े और हालत ये है कि आपके पास देने को कुछ नहीं है। आप कहते हैं दुनिया में जाके जी हम तो भीख मांगने नहीं आए, हम तो आपसे पैसे लेने नहीं आए, और साथ ही फिर कहते हैं कशकोल चाहिए लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे रूलिंग एलीट का है, इसको ठीक किए बगैर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सवाल हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहता है। शकील रामी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे क्विकली? जी जी देखिए अभी टैक्स जिनका जी टबैको इंडस्ट्री 10% देगी। अब देखें टबैको इंडस्ट्री का जो हमने टैक्स लगाना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस पे टैक्स बढ़ाना था ताकि जब टबैको की कंजम्पशन कम हो, वो तो हम आज तक कर नहीं सके। ठीक, उसमें देखें पाकिस्तान में कौन कौन से पार्लियामेंटेरियन इन्वॉल्व है, किन के इसके बेनिफिट है, वो तो हम कर नहीं सके और कहते हैं 10% देगी। मेरे पास वक्त है जी, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।